डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बारिश मुझे हमेशा से पसंद थी। बचपन में जब भी मैं साइकिल चलाया करता, बारिश का इंतज़ार किया करता। सर्दी हो या गर्मी, रात हो या दिन, बस बारिश हो जाए मैं साइकिल लेकर सड़क पर निकल जाया करता। बारिश की बूंदें जब मेरे चेहरे पर पड़ा करती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन ये पसंद नहीं बदली। अब मैं टैक्सी चलाने लगा था और बारिश का इंतज़ार करता। वैसे मैं दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टैक्सी चलाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह टैक्सी क्यों नहीं चलाता। दिन के वक्त कम ही लोग मिलते हैं जो ज़्यादा रुपए देने को तैयार हों। रात के वक्त ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो ज़्यादा टिप दे देते हैं। किसी क्लब के सामने खड़े हो जाओ, बस वक्त अगर 11 बजे से 12 बजे का हो तो जो भी सवारी गाड़ी में बैठेगी वो ज़्यादा टिप देगी ही। कई लड़कियां जो क्लब से बाहर निकलती हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता, इसीलिए ऐसे क्लब के करीब मैं टैक्सी खड़ी रखता हूँ। फिर क्या, आराम से सवारी मिल गई और रात के वक्त ज़्यादा कमाई हो गई। आज बारिश की रात थी। पहले तो थोड़ी थोड़ी आंधी चल रही थी और मुझे लगा था आंधी जल्द ही चली जाएगी, लेकिन फिर बूंदाबांदी होने लगी और मैं बारिश में थोड़ा खड़ा हो गया था, थोड़ा सा भीग गया था। फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और इतनी तेज़ बारिश थी कि सड़क पर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगने लगा था अब तो कोई सवारी गाड़ी में नहीं बैठेगी। अब क्या करूं, घर की तरफ निकल लूं। अब निकलता हूं, 11 तो बज ही चुके हैं, 12 बजे तक कोई पैसेंजर मिलने वाला नहीं। चलो फिर चलते हैं। गाड़ी चलाने लगा था, घर की तरफ जाने लगा था। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं दूर तक देख ही नहीं पा रहा। अचानक मैंने अपनी गाड़ी के समानांतर चलती हुई एक और गाड़ी देखी। बड़ी अजीब गाड़ी थी। उसके आगे भैंसे के सींग लगे हुए, वो भी बोनट पर। और इस गाड़ी का डिज़ाइन मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसी ने मॉडिफाई करवाई होगी। और उसके अंदर जो आदमी बैठा था वो भी बड़ा अजीब था। काले रंग का सूट पहना हुआ था, लाल रंग के चश्मे लगाए हुए थे। फिर वो मुझे इशारा करने लगा। मुझे लगा यार ये कोई रईस ज़्यादा लगता है, और जैसे मुझे इशारा कर रहा है ये गाड़ी क्यों रोकना चाहता है इतनी बारिश में। लेकिन बार बार वो गाड़ी मेरे करीब लाता जा रहा था और मुझे रुकने के लिए कह रहा। और मुझे लगा, मैंने उसकी गाड़ी की तरफ ज़्यादा देखा ना, ऐसे रईस ज़्यादा होते हैं ना, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं। मैंने एक तरफ गाड़ी को लगाया और वो आदमी जब अपनी गाड़ी से बाहर निकला ना, वो भीग रहा था। उसने छतरी भी नहीं ली हुई और जैसे ही मेरी गाड़ी के करीब आया, मेरे वाली साइड की खिड़की का कांच नीचे करने का उसने इशारा किया। अब तक उसने वो लाल रंग के सनग्लासेस उतारे नहीं थे। मैंने कांच नीचे की तरफ किया और वो कहने लगा, क्या तुम फ्री हो? किसी को ले जा रहे हो? एक सवारी है, उसे घर तक छोड़कर आना है। ये लो। उसने मेरी तरफ 500 रुपये कर दिए। और अब समझ में आया वो मुझे क्यों रोकना चाहता था। कोई शायद उसके साथ है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता होगा। तभी वो किसी टैक्सी को देख रहा होगा और रास्ते में उसने खाली टैक्सी देखी और रोकने की कोशिश की। ये ठीक है। मैंने हामी भर दी। उसने कहा, आगे वाली वो जो बस्ती है ना, इस आदमी को वहाँ बस्ती के अंदर तक छोड़कर आना है, लेकिन टैक्सी बस्ती के अंदर नहीं जाएगी तो तुम्हें चलकर इसे घर तक छोड़कर आना होगा। मैंने कहा, जी अंदर तक छोड़कर आना है। उसने और 500 रुपये मेरी तरफ बढ़ा दिए और कहने लगा, देखो इतनी कीमत ठीक होगी। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए या ये भाई साहब मुझे बता देंगे। एक आदमी था जो उस गाड़ी से बाहर निकला और फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए, देखने में भिखारी लग रहा था, लेकिन उसने भी लाल रंग के चश्मे लगाए हुए थे। वो टैक्सी में चुपचाप आकर बैठ चुका था।
उसने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन वो काले सूट में जो आदमी था ना, उसने मुझे एड्रेस बताया, उस घर के बारे में बताया, किस गली से निकलना है, कैसे निकलना है, पूरी बात बता दी थी। 1000 रुपए थे, 100 रुपए का पेट्रोल भी नहीं लगने वाला था। ये मेरे लिए फायदे का सौदा था, इसीलिए मैंने हामी भर दी। फिर वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। पीछे से भी वो गाड़ी बड़ी अजीब लग रही थी। फिर मैं अपनी टैक्सी को चलाने लगा। उस बस्ती तक पहुंचने में मुझे 15 मिनट लगे और मैं उस आदमी से बात करने की कोशिश करता रहा जो पिछली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने टैक्सी एक तरफ लगाई और फिर उससे माफ़ी मांगी। जी देखिए, मेरे पास कोई छतरी नहीं है, आप वैसे थोड़े भीगे हुए हैं, अब हमें ऐसे ही चलकर जाना होगा। वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकला और एक जगह रुक गया। जब मैं टैक्सी से बाहर निकला, उसके साथ चलने लगा। वो अपने आप मेरे पीछे पीछे चलता जा रहा था। बस्ती के बिल्कुल अंदर तक जाना था। वैसे मैं यहाँ पर कई बार आ चुका था, लेकिन इतने अंदर तक कभी नहीं आया था। लेकिन कभी किसी ने कीमत भी तो नहीं दी थी। मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूँ, हमेशा लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाता हूँ, लेकिन खुद टैक्सी से बाहर निकलकर किसी को घर के अंदर तक छोड़कर नहीं आता हूँ। लेकिन इस बार मैं वो काम कर रहा था। चुपचाप मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा और वो मेरे पीछे पीछे। काफी अंदर तक गया, 15 मिनट लग गए। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। मैं भी भीग चुका था, वो भी भीग चुका था। फिर उसके घर तक मैंने उसे छोड़ा। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने दरवाजे के आगे उसे खड़ा कर दिया था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा और मुझे याद आया, उस आदमी ने कहा था इसे घर तक छोड़कर आना है। ये तो खुद दरवाजा भी नहीं खटखटा रहा है, क्या ये काम भी मुझे करना होगा? जैसे ही मैंने वो दरवाजा खटखटाया, मैं हैरान हो गया। उस दरवाजे को किसने खोला था? वही आदमी, काले सूट वाला, लाल रंग के चश्मे लगाए हुए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो आदमी घर के अंदर जा चुका था। मैं हैरान हो गया। अगर वो खुद यहां तक आने वाला था तो इसे भी खुद लेकर आ सकता था। फिर मैंने कहा, जी आप पहले पहुंच गए, मैंने आपका काम कर दिया है। तब उस आदमी ने कहा, क्या और काम चाहिए तुम्हें? कीमत काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग मुझे चाहिए जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाएं। तुमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं। फिर उसने अपना विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। बड़ा अजीब सा विजिटिंग कार्ड था, सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ था और उसने कहा, इस एड्रेस तक पहुंच जाना। तुम्हें रात के 8 बजे आना होगा और वहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा काम क्या है। कीमत अच्छी मिलेगी, शायद ही तुमने इतने रुपए कमाए होंगे। मैं उम्मीद करूंगा तुम कल रात के 8 बजे वहां पहुंच जाओगे। बस इतना कहा, मेरा जवाब तक नहीं सुना। मैं कुछ पूछना चाहता था और जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर दिया। बारिश में खड़ा सोच रहा और मैंने उस विजिटिंग कार्ड को जेब में डाल लिया। फिर जल्दी भागता हुआ टैक्सी में आकर बैठा और तब सोच रहा, क्या था ये आदमी? मुझे काम देना चाहता था क्या? इसलिए उसने टैक्सी में अपने साथी को बिठाया था। चलो कल रात वहां जाकर देख लेता हूं, जगह कौन सी है। शहर से काफी दूर, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर, वो जंगली इलाके के बिल्कुल पास बना हुआ वो बंगलो, जिसे मैं कई बार देख चुका था। और मैं सोचा करता था, ये किसका घर होगा? ऐसे इलाके में कौन घर बनाएगा? अब समझ में आया, ऐसे लोग रईसजादे जो शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कैसा काम देगा ये? चलो कल रात 8 बजे वहां जाऊंगा, बात करके पता करूंगा। अगली रात 8 बजे मैं वहां पर पहुंच चुका था। आगे वाला वो जो गेट था ना, बड़ा पुराना था, ऐसा लग रहा उसकी सफाई होती ही नहीं। मैं गेट के सामने खड़ा था और ढूंढ रहा था डोरबेल कहां पर है, लेकिन वहां कोई डोरबेल नहीं थी और ना ही मैं उस गेट को खोल पा रहा था। अब अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं? बुलाया है उसने और विजिटिंग कार्ड में एड्रेस तो यही है। पूरे 8 बजे हुए थे, तभी पीछे से आती हुई मैंने वो गाड़ी देखी। वो बड़ी अजीब सी गाड़ी, वही सुनहरी सींग वाली। उस गेट के आगे
वो गाड़ी जैसे ही रुकी, वो गेट अपने आप खुल गया। ये ऑटोमेटिक गेट है, लेकिन उसने ना तो बटन दबाया, ये गेट कैसे खुला मुझे नहीं पता। उसने गाड़ी मेरे करीब रोकी, मुझे इशारा किया कि चलो अंदर, मैं गाड़ी लगा कर आता हूं। गेट तो खुला हुआ था, तो मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। आगे मुझे एक बड़ा बंगला नजर आया। 4 दीवारी बहुत दूर तक फैली हुई थी। आगे फव्वारा भी लगा हुआ और बहुत बड़ा गार्डन। चलकर मैं उस बड़े बंगले के मेन डोर के पास पहुंचा। वहां कई गाड़ियां लगी हुई थी और उसने एक तरफ अपनी वो अजीब सी गाड़ी भी लगाई। फिर चलकर मेरे करीब आया और मुझे कहने लगा, चलो अंदर बात करते हैं, तुम पूरे समय पर पहुंचे हो। मैं उसके साथ अंदर गया और अंदर पहुंचते ही उसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, बल्कि सीधा काम की बात की। देखो, मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम हाँ करोगे तो हम आगे की बात करेंगे। मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। अब उसमें एक गाड़ी नहीं चलानी होगी, चलकर जाना होगा। जैसे तुमने मेरे साथी को उसकी मंजिल तक पहुंचाया, ऐसे ही यहाँ पर तुम्हें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं तुम्हें कीमत काफ़ी अच्छी दूंगा, इतनी कीमत दूंगा जितनी तुम नहीं कमा पाते होगे। काम यहीं पर करना है, बाहर नहीं करना है। अब बताओ, तुम ये काम करने को तैयार हो? मैंने कहा, जी मैं समझ ही नहीं पा रहा काम क्या है। अगर आप काम के बारे में बताएंगे फिर मैं करने को तैयार हो सकता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं। आप जो कह रहे हैं चलकर जाना है, मंजिल तक पहुंचाना है। तब वो आदमी मुझे अपने साथ लेकर गया। अब उस बंगले के बिल्कुल पीछे एक काले रंग का दरवाज़ा था, बड़ा अजीब दरवाज़ा। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस वो बड़ा सा दरवाज़ा। और फिर उसने कहा, इस दरवाजे के पीछे वो जंगल का रास्ता है, पीछे वाला पूरा फॉरेस्ट एरिया मैंने खरीदा हुआ है। इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा इलाका है कि कोई भी भटक सकता है। लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ लोगों को रहने के लिए जगह दी है। मेरे खास दोस्त जो ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं, अब समय समय पर वो यहाँ पर आते हैं। तुम्हें उन्हें मंजिल तक पहुँचाना है। मैं तुम्हें एड्रेस दे दिया करूँगा। ये काम तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार करना होगा। उस जंगल में जाना है, मुसाफिर को मंजिल तक पहुँचाना है और फिर वापस आ जाना है। काम करने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। बस हफ्ते में एक बार, या कह सकते हो महीने में 4 बार ऐसा करना होगा, और तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना। मैं ये सुनकर खुली हुई आंखों से उसकी तरफ देख रहा। इतने से काम के इतने ज़्यादा रुपए? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन कुछ नियम है, उन नियमों को तुम्हें मानना होगा। नियम नहीं तोड़ सकते तुम। मैंने कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि इतने रुपए मैंने कभी सोचे ही नहीं थे। इतनी तनख्वाह भी मुझे मिल सकती है और काम सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। बाकी समय मैं टैक्सी चला सकता हूँ। मेरे लिए तो बड़ा आसान काम है। मैंने जल्दी से हामी भर दी। फिर उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ था। पढ़ने का मेरे पास समय नहीं था, लेकिन उसने खुद बोलकर बता दिया। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो होगा उसके बारे में तुम किसी को बताओगे नहीं। मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, तो तुमसे कोई भी क्राइम मैं करवाऊंगा नहीं। बल्कि काम कुछ ऐसा है, इस जंगल में जो होता है, इस बंगले में जो होता है, तुम किसी को बताओगे नहीं। समझ सकते हो ना, हर एक परिवार का एक रहस्य होता है। कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं तो तुम उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मैंने कहा, जी बिल्कुल, अब हम जो बातें भी कर रहे हैं, बाहर निकलते ही मैं आपको नहीं जानता और आपको कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना? वो मुस्कुराया और कहने लगा, बिल्कुल सही आदमी का चुनाव किया है, तभी तुम मुझे पसंद आए थे। अब बताओ, ये काम करोगे? और ये काम करने का खास समय है 10 बजे से 3 बजे, इसी बीच काम करना है, तो समय भी काफ़ी कम है। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कब से ये काम करना शुरू करना है? उसने कहा, इस शनिवार, हर शनिवार को तुम्हें ये काम करना होगा और तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, और खास कपड़े पहनने हैं, खास नियमों का पालन करना है। उसके बारे में तुम्हें उस किताब में बता दिया जाएगा जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस यहाँ 8-9 बजे पहुँच जाना है हर शनिवार को, और 10 बजे यह दरवाज़ा खुलेगा।
कोई तुम्हारे साथ होगा, उसे मंजिल तक पहुंचाना है। मैं तुम्हें नक्शा दे दूंगा, जाने का और आने का रास्ता पूरी तरह से बता दिया जाएगा। तो तुम तैयार हो? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया और कहा, जी बिल्कुल। और वो आदमी बड़ा कमाल था। 5 लाख रुपए एक छोटे से बैग में रखे हुए थे। आगे की तरफ वो बैग बढ़ाया और कहा, तो ये तुम्हारे लिए, सब कुछ एडवांस पे मिलेगा। तो 1 महीने के लिए तुम अब काम के लिए तैयार हो, ठीक है? मैंने वो 5 लाख करीब किए। फिर मैं सोचने लगा, काम में मुश्किल तो नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, इन 5 लाख को मैं संभाल कर रखूंगा। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए तो मैं ये वापस कर दूंगा। वैसे 1 महीना काम कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। 5 लाख रुपए लेकर वहां से मैं निकला था और शनिवार की रात तक का मैंने इंतज़ार किया। 8 बजे फिर से मैं वहां पर पहुंच गया। उस गेट को खोला नहीं जा सकता था जब तक वो आदमी खोलने का इशारा नहीं करता। उसने अंदर से इशारा किया, ऑटोमेटिक गेट थे, अपने आप खुल गए और चलकर उस गंदी सी जगह से मैं उस बंगले के अंदर गया। बाहर ऐसा बनाया गया था जैसे ये वीरान बंगला हो, लेकिन अंदर से पूरी साफ सफाई थी। अमीर लोग ऐसे ही जगह को पुराना बनाकर रखते हैं ताकि आगे से कोई निकले तो यही कहे कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा, लेकिन अंदर से इसका इस्तेमाल तो होता है। उसने एक किताब मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा, देखो इस किताब में नियम बताए गए हैं, सभी नियमों का पालन करना। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करना है और जो आदमी तुम्हारे साथ जाएगा वहाँ उस कमरे में एक और छोटा सा दरवाज़ा है साथ में, तो वहाँ एक छोटा कमरा है। कुर्सी पर बैठा हुआ वो आदमी तुम्हें मिल जाएगा। जब 10 बजने वाले होंगे उससे 5 से 10 मिनट पहले उस दरवाजे से वो बाहर आएगा, फिर तुम्हारे साथ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? बाकी बीच में टेबल के ऊपर नक्शा, ज़रूरत की चीज़ें सब रखी गई हैं। अब तैयार हो जाओ, मुझे ज़रूरी काम है, अभी निकलना है। मैं चुपचाप चलकर उस कमरे में गया। सामने टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। किताब मेरे पास थी। एक तरफ वो छोटा दरवाज़ा मुझे नज़र आया, तो यहाँ से वो बाहर निकलेगा। 2 घंटे मेरे पास है। 10 बजे से 3 बजे तक मुझे ये काम करना है, तो हो जाएगा। जंगल जितना भी बड़ा हो, अब उस आदमी को भी तो पता होगा ना कितना इंसान चल सकता है। 10 से 3 तक काम हो जाएगा। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें बताया गया, बाहर कमरा नंबर 3 जिसमें सारा सामान है जो मेरे काम आ सकता है। काला चोला, सबसे पहला काम, मुझे काला चोला पहनना है जिससे मुंह भी ढक जाएगा। मुझे अपनी पहचान नहीं बतानी है, पूरी तरह से खुद को ढक कर रखना है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ना ही उस आदमी से, ना वो आदमी मुझसे कुछ बोलेगा। बात बिल्कुल नहीं करनी है। उस जंगल में भी कई और लोग मिलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है, अपना काम चुपचाप करना है। अब इतने ही नियम थे जो अच्छे से बताए गए थे। समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। टांगे मेरी कांप रही थी क्योंकि 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलने वाली है। काम इतना भी आसान नहीं हो सकता। टेबल पर एक नक्शा रखा हुआ था, बड़ा जंगल, और उस जंगल में कहां कहां से निकलना है और कैसे निकलना है सब बताया गया था। काला चोला मैंने पहन रखा था, कुछ सामान मैंने ले लिया था, टॉर्च मेरे हाथ में थी। 10 बजने वाले थे और 10 मिनट पहले उस कमरे से एक आदमी निकला। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था और ऊपर काले रंग की जैकेट पहनी हुई। एक पुराना टूटा हुआ चश्मा जिसका एक कांच मौजूद नहीं था। मेरी तरफ देख रहा, बोला कुछ नहीं, नजरें नीचे झुकाई, उदास बहुत ज़्यादा था। फिर आगे वाले उस दरवाजे को खोलने के लिए जो चाबी थी टेबल पर रखी हुई, 2 हाथ लग गए उस चाबी को उठाने में। इतनी भारी चाबी थी। वो चाबी लगाने पर उस दरवाजे का ताला खुला, फिर वो दरवाज़ा खुला। बाहर से ठंडी ठंडी हवा और इतना ज़्यादा धुआं। अरे इस जंगल में इतना धुआं है। वो धुआं कमरे में आ रहा था तो जल्दी से मुझे वो दरवाज़ा भी बंद करना था। मैंने देखा कि वो जो दरवाज़ा है ना, अंदर से खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बाहर से खोलने के लिए सिर्फ धक्का देना पड़ता है। बड़ा अच्छे तरीके से दरवाजे को बनाया गया है।
मैंने उस आदमी को कुछ नहीं बोला। मैं आगे चलने लगा, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं अपनी पहचान उसे जाहिर करने देना नहीं चाहता था। मुझे लगा वो आदमी ने कहा तो है कि काम इल्लीगल नहीं है, लेकिन मुझे चेहरा छिपाना क्यों है? अपने ऊपर ये काला चोला क्यों पहनना है? कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मुझे क्या, अमीर लोग ऐसा काम करते हैं ना। मुझे कोई ईमानदार नहीं बनना, मुझे अमीर बनना है, तो चुपचाप ये काम करूंगा। मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा था। वो आदमी मेरे पीछे पीछे ही था। ये जंगल मुझे रात के वक्त बड़ा भयानक लग रहा। आगे वाले जितने भी पेड़ थे उन पर कोई पत्तियां मौजूद नहीं थी, और ये धुंध दूर दूर तक देखने नहीं दे रही थी। मिट्टी पूरी तरह से काली थी। और फिर मैं एक खेत में पहुंचा। वो रास्ता खेत के बीच से निकलता था और नक्शे के अनुसार मुझे बस सीधे रास्ते पर चलते जाना है। अब एक गांव तक पहुंचना है, और कौन सा घर है जहां तक इस आदमी को छोड़कर आना है वो भी बताया गया था। खेत के बीच से जब मैं निकल रहा था, वहां बहुत सारे कद्दू लगाए गए थे, काले रंग के कद्दू जो कि गल चुके थे। वहां जितनी भी सब्जियां लगाई गई, जैसे कि बड़ी गोभी, वो भी काले रंग की गली हुई थी, जिस कारण वहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही। मैं अचानक बोलने ही लगा था उस आदमी को कि कितनी बदबू है, लेकिन अचानक याद आया बात नहीं करनी है, चुपचाप उसे उस गांव तक छोड़कर आना है। मैं चलता गया और रास्ते में मुझे कई लोग मिले। एक ऐसी जगह थी जिसे मैं सुरंग भी नहीं कह सकता, खाली रास्ता भी नहीं कह सकता। मान लो कि दो तरफ दीवारें लगाई गई और ऊपर पौधों की छत की हुई, उसके बीच से निकलना था। 100 फुट वो लंबी सड़क होगी, ये गुफा। अब वहां बीच में मशालें लगाई गई थी और कई लोग वहां पर बैठे हुए थे जो घूर रहे थे। काले चोले के बीच से मैं तो देख सकता था, लेकिन मेरा चेहरा कोई नहीं देख सकता था। उस किताब में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि अगर मुझे रोकने की कोशिश कोई करे, ऐसा कुछ हो, फिर मुझे क्या करना है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन वो जो आदमी था ना, सब उसे घूर रहे थे, और एक आदमी ने उसकी तरफ एक छोटा पत्थर भी फेंका। उसने बस नजरें झुकाई हुई, जैसे उसे पता था कि वो कहां पर जा रहा है। मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। उस गुफा से निकलते ही आगे रास्ता बिल्कुल साधारण था। दूर दूर तक ना कोई पेड़, सपाट सी जगह, लेकिन खंडहर घर और धुंध धुआं जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा। चलते चलते आखिरकार मैं उस गांव तक पहुंचा। सफर 40 मिनट का था और उस गांव में मुझे उसे एक खास घर तक छोड़ना था। यहां पूरा नक्शा उस गांव का बना हुआ, कई पन्ने थे इस नक्शे के, और एक पन्ने के अनुसार गांव में जितने घर हैं वो दिखाए गए थे, और एक घर के ऊपर क्रॉस लगाया गया था। मैं उस घर के आगे पहुंचा। उस गांव में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली सुनसान गांव, और इतना ज्यादा भयानक और डरावना, मैं क्या ही बताऊं। वो जो कुआं था ना, उसके अंदर से आवाज आ रही थी सिसकने की, रोने की। लेकिन पहला ही दिन था, ये क्या देखने को मिल रहा है। उस आदमी को उस घर तक छोड़ा, बड़ा मायूस नीचे की तरफ नजरें झुकाए। उसने खुद वो दरवाजा खोला और फिर वो उस घर के अंदर चला गया। अब वापस मुझे अकेले आना था, और अकेले आते वक्त इतना डर लग रहा। उस गुफा से निकलते वक्त मुझे लग रहा हर कोई मुझे घूर रहा है, और उन सब का ध्यान मेरे पैरों की तरफ है। हर कोई मेरे जूते देखकर हैरान होता जा रहा और एक दूसरे को इशारा कर रहा। बड़ी मुश्किल से उस गुफा से निकला। जब मैं उस खेत के बीच से निकल रहा था, मुझे रेंगने की आवाजें आ रही, जैसे उन कद्दू के बीच कीड़े रेंग रहे हों। वहां से भागकर निकला था। बात करने के लिए कोई था ही नहीं। अब मैंने कोई नियम भी नहीं तोड़ा था। उस दरवाजे के पास पहुंचा, जल्दी से उस दरवाजे को धक्का दिया, फिर अंदर से दरवाजे को बंद किया। लॉक लग चुका था और अंदर से खोलने के लिए चाबी का ही इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन अगर जंगल से कोई आकर दरवाजा खोल देगा तो, अरे मुझे क्या, मैंने तो अपना काम कर दिया ना। मैं उस कमरे से बाहर निकला तो वो आदमी मुझे आगे वाली उस कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आया, और मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया और खुश हुआ, कहने लगा, बहुत अच्छे,
तुमने अपना काम अच्छे से किया, किसी नियम को नहीं तोड़ा। उम्मीद है आगे भी तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। यही काम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगले शनिवार 8 बजे के करीब यहाँ पहुँच जाना। आगे वाला गेट 8 बजे खुलेगा, उसके बाद तुम अंदर आ पाओगे। मैं वहाँ से निकला था गाड़ी लेकर, और मुझे ये काम मुश्किल भी लगा था, आसान भी लगा था। मैं इसे बयां नहीं कर सकता था और ना ही किसी को बता सकता था। घर आकर मैंने आराम किया और अगले दिन मैं काम करना नहीं चाहता था। अब मैंने 1/4 काम तो किया है ना। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, यानी कि 4 शनिवार आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 शनिवार आ सकते हैं। तो 1/4 काम मैंने कर दिया है। कम से कम 1 लाख रुपए का हकदार तो मैं हूं। इतना तो मैं खर्च कर सकता हूं ना। अब 5 लाख मेरे पास थे और अगले दिन मैं काम नहीं करना चाहता था। पूरा दिन मैं आराम करना चाहता था और मैंने ये आराम किया। फिर अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे होटल में खाने के लिए गया। वो जानना चाहते थे आखिर मैं उन्हें पार्टी क्यों दे रहा हूं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि एक अच्छा काम मिला है। एक अमीर है जो मुझसे छोटी मोटी डिलीवरी करवाता है। कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन अमीर ज़्यादा है ना, कीमत ज़्यादा दे देते हैं। अब ठीक ही देते हैं, मैं बता नहीं सकता कितनी। मैं खुश था और पूरा हफ्ता मैं खुश ही रहा। पहले पहले काम मुश्किल लग रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ना, मुझे लग रहा अरे मुश्किल थोड़े ना था, चलकर ही तो गया हूँ। जगह डरावनी थी, लेकिन वो उसकी जगह है। पूरा का पूरा जंगल उसने खरीदा है ऐसा कहा है, और दरवाजे से पीछे जाने का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। तो ठीक है ना, मेरे लिए क्या ही परेशानी है। शनिवार को 8 बजे फिर से मैं उस गेट के आगे था। उसने अंदर से इशारा किया, गेट खुल गया। मैं उसके पास पहुंचा और फिर वो कहने लगा, अब रविवार को मुझे ज़्यादातर बाहर होना होता है, तो मैं तुम्हें शनिवार को ऐसे ही मिला करूंगा। अब तुम 10 बजे तैयार रहना। वो आदमी कमरे के अंदर है, उसे भी तुम्हें गांव में छोड़कर आना होगा। दोबारा काला चोला पहनकर मैं उस कमरे में पहुंच चुका था। चाबी मेरे हाथ में थी। 10 मिनट बचे हुए थे। मुझे लगा उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर जल्द ही कोई आदमी यहाँ पर आ जाएगा, और हो सकता है जो पहले था वही वाला हो। लेकिन उस कमरे से एक लड़की निकली। उस लड़की की उम्र होगी 24-25 साल, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे। वो इतना रोई होगी कि आंखें सूजी हुई लग रही थी। कपड़े भी उसने गंदे से पहने हुए। अब मैं उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उस पर तरस बहुत आ रहा। आखिर उसकी क्या मजबूरी होगी? वो इस जंगल में, आखिर उस गांव में क्यों जा रही है? और दूसरी बार मैंने किसी ऐसे को देखा जो मुझे मजबूर सा लगा। नजरें झुकाई हुई उसने। मैं दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगा था। वो मेरे पीछे पीछे थी। मैं उसकी सुरक्षा भी करना चाहता था, लेकिन नियमों को तोड़ना भी नहीं चाहता था। उससे बात नहीं कर सकता था। मैं आगे बढ़ता गया और इस बार रास्ता थोड़ा अलग था। ये एक अलग गांव था जहां पर मुझे जाना था, और ये रास्ता थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है जैसा दिखाया गया है। मुझे एक झील के बीच से निकल कर जाना है। एक खतरनाक सा जंगली इलाका है, एक छोटी पहाड़ी है। ऐसे रास्ते से गुजर कर जाऊंगा, लेकिन क्या ये वहां से निकल पाएगी? चलो मुझे जाना तो है, अब सवाल तो मैं कर नहीं सकता। मैं बार बार आगे बढ़ रहा। वो पीछे से लड़खड़ाकर गिर रही थी, थकी हुई लग रही थी। मैं उसे संभाल भी नहीं सकता था। जब मैं उस झील के बीच से निकल रहा ना, छोटा सा रास्ता था, और उस झील के अंदर मुझे बड़े बड़े मगरमच्छ नजर आए, जो कि वहां ऐसे तैर रहे थे कि अब झपट्टा मारेंगे। मुझे खुद डर लग रहा, और वो लड़की भी बार बार जैसे लड़खड़ा रही थी। मुझे डर था उस छोटे से पतले से पुल से। वो अगर पानी में गिर गई ना, वो मगरमच्छ उसे जिंदा चबा जाएंगे। इसीलिए मैं अब उस लड़की के बिल्कुल करीब, उसे छू नहीं सकता था, उससे बात नहीं कर सकता था, लेकिन इतना करीब था कि अगर इस बार वो लड़खड़ाई तो मैं उसे संभाल लूंगा। बड़ी मुश्किल से वो पुल पार करवाया था। मुझे थोड़ा थोड़ा खुद पर गुस्सा भी आ रहा। आगे का रास्ता भी थोड़ा मुश्किल था। वो गिर रही। वहां पर मुझे कई लोग मिले। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हुए, बड़े भद्दे से। ये जंगल में रहने वाले कुछ ऐसे लोग लग रहे जिनका जैसे सभ्य व्यवहार था ही नहीं। वो ऐसे उस लड़की की तरफ घूर रहे
और मैंने भी उस लड़की के आगे चलना शुरू कर दिया ताकि लड़की भी इधर उधर उनकी तरफ देख ना पाए। फिर ऐसे मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए आखिरकार मैं उस लड़की को ऐसी जगह पर लेकर गया। वो जो गांव था ना, वो खाली नहीं था, बल्कि वहां पर ऐसे लोग थे जो शक्ल से ही अजीब लग रहे। उन्होंने चमड़े के कपड़े पहने हुए, एक भी लड़की या औरत नहीं थी वहां पर, सभी मर्द थे जो घूर रहे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर बड़े बड़े कट के निशान, सभी के सभी मुजरिम लग रहे। और तब मुझे लगा कि वो आदमी यहाँ पर ना मुजरिमों को रखता है। प्राइवेट एरिया है, जो लोग गायब हो जाते हैं कहीं छिपे तो होते होंगे ना, ऐसी जगह है जहाँ पुलिस वाले भी नहीं आ पाते होंगे। अब क्या करूँ, काम तो करना है, लेकिन मुझे सबसे अजीब ये लग रहा था कि ऐसी जगह इस लड़की को मैं क्यों लेकर आया हूँ। सामने वाला घर था, उसे छोड़कर मुझे जाना था। समय गुजरा जा रहा था, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि इसे यहाँ से निकालूं। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? जैसे ही उस घर के करीब मैं उस लड़की को लेकर गया, हल्की सी आवाज में मैंने उससे कहा, क्या तुम चाहती हो यहाँ से निकलना? मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। वो घबराई, ऐसे घबराई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उसने सिर्फ उंगली से इशारा किया जाने के लिए। आंखें दिखा रही थी मुझे और मैं जल्दी से वहां से निकला क्योंकि मैंने नियम तोड़ा था। मुझे डर भी लग रहा, कहीं वो किसी को बता ना दे। मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहता, लेकिन मुझे उसकी फिक्र थी। वो अपने घर के अंदर तो चली गई, लेकिन मुझे वो सुरक्षित नहीं लग रही थी। ऐसी जगह जो मर्दों से भरी है, वो बेचारी तो यहाँ कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जगह इतनी बड़ी थी कि ये अलग गांव था और चलकर यहाँ पहुंचने में भी बहुत समय लगा, तो वापस जाने में भी मुझे समय लगा। लेकिन इस बार रास्ते में मैंने कई ऐसी चीजें देखी जो मुझे हैरान कर रही थी। कई जगह जानवर मरे पड़े थे, जो लगभग मरे हुए कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। सांप देखे मैंने जिनके सर कटे हुए थे, लेकिन उनका धड़ हिल रहा। मैंने खोपड़ियां देखी जो पहले मुझे लग रहा था कि प्लास्टिक की होंगी, ऐसे ही गिराई गई। यहाँ पर बहुत सारा नकली सामान भी है, लेकिन वो इंसानी खोपड़ियां और जानवरों की खोपड़ियां असली थी। वहां से निकलते वक्त मुझे डर लग रहा क्योंकि पास में एक कब्रिस्तान भी था। मुझे उसके करीब से नहीं निकलना चाहिए था और अंदर से आ रही आवाजों ने मुझे डरा दिया। जब आप अकेले हों तो डर तो लगता है। वही झील के बीच से वो पुल, इस बार वहां पर एक भी मगरमच्छ मौजूद नहीं था। मैं डरते डरते वहां से निकला। दरवाजा खोलकर बंगले के अंदर जब मैं था, तब जाकर मैंने सांस ली। आज मुझे ये काम करते वक्त बड़ी घिन सी आई खुद से, लेकिन काम तो काम होता है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। वो आदमी से मिला मैं और उसने मुझे जाने के लिए कह दिया, तो मैं वहां से निकला। अगले हफ्ते इस काम के बारे में मैं सोचता रहा। फिर से शनिवार की रात 8 बजे मैं वहां पर पहुंच चुका था। फिर से मुझे वो काला चोला पहनना था, टॉर्च लेनी थी। अब उस आदमी ने मुझे कहा, आज रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा करो एक हथियार भी अपने साथ रख लो। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी हुई, तुम उस हथियार का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं घबरा गया। हथियार? देखिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। उसने कहा, मैं भी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा। अगर मुश्किल हुई तो राइफल, उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई जानवर तुम्हें लगा तुम्हारे ज्यादा करीब आ रहा है, बस ध्यान रखना किसी इंसान पर इसका इस्तेमाल मत करना। मैंने राइफल तो ले ली थी। मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी था, वो भी काफी मायूस सा मेरे पीछे पीछे चल रहा। मैंने जो गलती पहले की थी, मैं दोबारा नहीं करना चाहता था। उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन रास्ता बड़ा अजीब सा है। यहाँ जिस रास्ते से मुझे निकलना है, वहां पर कोई सड़क नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है। जंगली रास्ते के बीच से जाना है और उस गांव तक पहुंचना है जहां पर टूटे फूटे घर होंगे और ज्यादातर पत्थरों वाले घर। ये कैसा गांव है? मैं उस आदमी को लेकर गया और रास्ते में सच में जब पहली बार मुझे एक भेड़िया सा नजर आया था, मुझे लगा ये एक ऐसी जगह है, यहाँ तो जानवर ऐसे ही है। लेकिन उस भेड़िए ने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उस आदमी को देखकर ऐसे गुर्रा रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा, लेकिन फिर मेरी तरफ देखता और थोड़ा घबरा जाता। हम दो थे ना, इसीलिए उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर थोड़ा सा मैं आगे पहुंचा।
मुझे एक पेड़ हिलता हुआ नजर आया। मुझे लगा उस पेड़ के ऊपर कोई है। जब मैंने टॉर्च ऊपर मारी थी ना, यकीन कीजिए वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता। मुझे एक सर उस पेड़ के ऊपर नजर आया। पहले ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी इंसान का सर काट कर ऊपर लटका दिया हो, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया वो जो पेड़ था वो जैसे धड़ जैसा है। दो ही तो टहनियां हैं ऊपर की तरफ। कोई इंसान। जब वो सर हिलाना, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सोचने पर मजबूर, घबराया। ये इंसान है, इसे क्या हो गया? ये पेड़ बन गया। मैं उस बूढ़े आदमी की तरफ देख रहा। उसने नजरें ऊपर की ही नहीं। उसके लिए जैसे ये चीज कोई नई ना हो, लेकिन मेरे लिए तो नई है ना। ये कैसी भयानक जगह है, निकलो। तब गलती से मुझे बोलना पड़ा, चलो चलो जल्दी चलो। वह आदमी घूरने लगा, फिर नीचे देखने लगा। मेरी जबान से ये शब्द क्यों निकले, मुझे गलती का एहसास हो रहा था। मैं घबराया रहा और उसके आगे भी मैंने ऐसी कई चीजें देखी जिसे मैं बयां नहीं कर सकता था। मैंने एक औरत देखी जिसकी टांगे नहीं थी, सिर्फ धड़ था। वो हाथों के सहारे चल रही थी और हमें देखकर वो हैरान तक नहीं हुई। और उस इलाके में ज्यादातर औरतें ही थी, काले कपड़े पहने हुए, बड़ी अजीब भयानक से चेहरे, और कुछ ऐसी थी जिनके चेहरे से खून टपक रहा था। वो जख्मी लग रही थी, जैसे कोई कबीला हो। उस बूढ़े आदमी को उस जगह से निकालने में बड़ी परेशानी हुई थी। वहां मुझे जानवर नजर आए थे, ऐसे जानवर जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। म्यूटेशन से बनाए गए कोई नए जीव लग रहे थे। एक तो ऐसा था जैसे तारकोल का बना हुआ हो। पहले मुझे लगा वो गंदगी है, लेकिन वो गंदगी हिल पा रही। वो तारकोल का एक जीव था जो चिपकने की कोशिश कर रहा, और तब जब उसने मेरे पैर को छुआ, वो रबर की तरह चिपक चुका था। मुझे गोली चलानी पड़ी उससे छुटकारा पाने के लिए। फिर वो दूर हो गया। मैं उस बूढ़े आदमी को उसकी मंजिल तक पहुंचा चुका था। वापिस आते वक्त मुझे इतना डर लग रहा, राइफल का इस्तेमाल दोबारा मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके इस्तेमाल के बाद से मैंने देखा सभी मुझे घूरे जा रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बिना कोई इशारा किए, बिना रुके दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। आखिरकार मैं दरवाजे तक पहुंचा, और जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला, अंदर चला गया, क्योंकि काफी लोग थे जो मेरे करीब आ चुके दरवाजे के पास। और डर था मुझे वो दरवाजा खोलकर इधर तो नहीं आ जाएंगे, क्योंकि उस तरफ से दरवाजा बड़ी आसानी से खुलता है। मैंने इंतजार किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो जंगल में ही होंगे। फिर मैं बाहर आया और उस आदमी ने मुझे कहा, बहुत अच्छे, तो तुमने अपना काम कर दिया। मैंने डरते डरते कहा, जी थोड़ी गलती हो गई, वैसे लोग मेरे पीछे आए हैं, वो दरवाजा खोलकर अंदर ना आ जाए। उसने कहा, डरो मत, कोई यहां अंदर नहीं आएगा, सभी नियमों का पालन करते हैं। तुम भी करते हो ना, नियम तो नहीं तोड़ा ना? मैंने कहा, जी नियम तो नहीं तोड़ा, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा, बताने की जरूरत नहीं है। उस जंगल में बहुत कुछ ऐसा है जो सोच से परे है। मुझे सबके बारे में पता है। क्या देखा तुमने? मैंने पेड़ के बारे में बताया और उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उसे कहा, लेकिन ये कैसे संभव है? तब उसने मुझे नियम याद करवाया। नियम मत तोड़ना, तुम सवाल नहीं कर सकते। जितना मैं बताना चाहता हूं मैं उतना बता सकता हूं, तुम नियम नहीं तोड़ सकते। मुझे उसने जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे गड़बड़ का एहसास होने लगा। मुझे लगा वहां कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं या वो जगह भूतिया है, इसीलिए वो मुझे भेजता है। लेकिन आखिर रात के वक्त ही क्यों? उस जगह दिन के वक्त क्यों नहीं भेजता वो? उन लोगों को दिन के वक्त भी उन गांव तक छोड़ा जा सकता है। जरूर वो क्रिमिनल होंगे, लेकिन ऐसे नजरें झुकाए हुए ऐसे खतरनाक रास्ते पर किसी को भेजना मौत का खेल ही है। इसमें अगर मेरी जान चली गई तो? भेड़िए, अजीब जानवर, क्या क्या मौजूद है वहां पर। बड़ी खतरनाक जॉब है मेरी। अब इसे किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकता। 2 महीने और काम किया और मैं हर बार हैरान होता। कोई ना कोई मासूम इंसान जिसे वो वहां छोड़ने के लिए कहते। मुझे लगने लगा कोई क्रिमिनल वहां पर नहीं जाता।
जैसे कोई कर्जदार, कोई मजबूर जो बात नहीं कर पाता, डरा हुआ, उसे छोड़ने के लिए कहा जाता है और ज़रूर उसका वो लोग इस्तेमाल करते होंगे। एक और लड़की को जब मैंने छोड़ा था, मैं नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। कर क्या सकता था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था मुझसे गलती हो जाएगी। हर किसी का ज़मीर किसी हद तक ही धोखा दे सकता है, कभी ना कभी वो ज़मीर जाग ही जाता है। मैं काला चोला पहनकर कमरे में तैयार था दरवाज़ा खोलने के लिए। इस बार मैंने अपने साथ कोई राइफल नहीं रखी थी। मुझे लगा था मैं ऐसे ही संभाल लूँगा। उस कमरे से एक बच्चा निकला था। उस बच्चे की उम्र 7 से 8 साल होगी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जख्म थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अरे इतना छोटा बच्चा, मैं बात भी नहीं कर सकता। मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन ये जगह सही नहीं थी। दरवाज़ा खोला मैंने, उसके बाद दरवाजे को बंद किया और जंगल में आगे बढ़ने लगा। उस नक्शे के अनुसार उस बच्चे को बहुत पीछे लेकर जाना था। समय ज़्यादा लगने वाला था। रास्ता बिल्कुल नया, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम तो कोई क्रिमिनल भी नहीं लगते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है? क्या तुम कुछ बताना चाहोगे? वो घबरा गया, मेरी तरफ देखने लगा, फिर अपने मुंह पर उसने हाथ रखा। वो बोलने की कोशिश तक नहीं करना चाहता था, तभी तो उसने अपने मुंह के ऊपर हाथ रखा था। मैं उसको सवाल पूछता गया, बताओ मुझे, कुछ तो बताओ, ये क्या चल रहा है? क्या तुम्हें कहीं से किडनैप किया गया है? क्या तुम घर जाना चाहते हो? घर जाना चाहते हो शब्द सुनकर उसने कहा, क्या मैं घर जा सकता हूँ? और तब मैंने उसे कहा, अब सच बताओ, जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़कर आने वाला हूँ, क्या वो तुम्हारा घर है? उसने कहा, नहीं, मैं पहले वहाँ कभी नहीं गया। फिर मैंने उसे कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम बता सकते हो? उसने ना में सर हिलाया और कहा, मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बताया तो मैं गया, अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोने लगा। फिर मैं उसके साथ आगे आगे बढ़ रहा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। जितना जवाब देना चाहता था उतना दे चुका था और ज़्यादा जवाब देने से वो डर रहा। मैं उससे बातें कर रहा था और अचानक ये वही जगह थी जहाँ पर काले कपड़ों में कई औरतें नजर आती थी। एक पेड़ के पास उससे बात करना चाहता था। एक औरत ने हमें बात करते हुए सुन लिया। बस इतना ही था। वो छलांग लगाकर हमारी तरफ आई और लगभग 10 फुट तक लंबी छलांग लगाती कोई औरत मैंने नहीं देखी थी। बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मैं काले चोले में था, लेकिन फिर भी वो मेरी आंखों की तरफ देख सकती थी। भयानक चेहरा इतने करीब से देखा मैंने, और उसके दांत सभी के सभी नुकीले थे। किसी चुड़ैल से कम नहीं थी वो। मुझे लगा कहीं ये चुड़ैल तो नहीं। वो औरत मुझे तो सिर्फ देखती रही, लेकिन जब उसने उस बच्चे को देखा, वो उस बच्चे को नोचने की कोशिश करने लगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नियमों के अनुसार मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना था। कोई घूरता है तो चुप करके निकल जाना था। वैसे भी पहले मैंने जो मेरे साथ लोग होते उन पर कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए देखे थे, लेकिन उस बच्चे ने बात की थी ना, तो वो औरत उसे नुकसान पहुंचा रही। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उस औरत को पकड़ा और उठाकर एक तरफ पटका। उसके बाद वो गुस्से में आ गई। फिर उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उस बच्चे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ भागना शुरू हो चुका था। बड़ी तेजी से मैं भागे जा रहा। वो औरत मेरे पीछे पीछे थी। मेरे पास कोई हथियार नहीं था। वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, और मैंने देख लिया हर बार उसके पैर जमीन पर नहीं होते। वो लंबी छलांगे नहीं लगाती, उड़ सकती है। ये तो चुड़ैल ही है। एक पेड़ के नीचे मैं छिपा हुआ था, और उस पेड़ के शिखर पर वो इतनी आसानी से पहुंच गई जैसे एक कपड़े का छोटा सा हिस्सा हो जो हवा में उड़ रहा हो। दूर दूर तक देख रही, हमें ढूंढ रही। मैंने नीचे वो लकड़ी का तीखा टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही वो नीचे पहुंची,
मैंने उसके पेट में लकड़ी का वो हिस्सा घुसा दिया, लेकिन उसे दर्द तक नहीं हुआ। वो मुस्कुराने लगी थी, लेकिन मेरे पास एक और तरीका था। पीछे एक पेड़ था, छोटी छोटी उसकी टहनियां, एक ऐसी ही टहनियों के गुच्छे के बीच में मैंने उस लकड़ी के हिस्से का पीछे वाला हिस्सा फंसा दिया। अब वो फंस चुकी थी, ना आगे से निकल पा रही ना पीछे से। इतने में उस बच्चे को लेकर मैं भागने लगा। वो नक्शा पीछे छूट चुका था। अब मैं उसे उसके वो वाले घर तक पहुंचा नहीं सकता था जहां पर मेरा काम था, लेकिन आज ज़मीर जिंदा था। मैं उसे बचाना चाहता था, इस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। भाड़ में जाए ये काम। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें बच्चों को कैद करके रखा जाता है। मैं वापस दरवाजे की तरफ भागने लगा था। 3 बजे से पहले पहले मुझे उस दरवाजे तक पहुंचना है। जल्दी से उस दरवाजे को खोलना है। उसके बाद उस आदमी की नज़रों से बचाकर इस बच्चे को बाहर तो मैं निकाल लूंगा। जब तक उसे पता लगेगा, मैं इस बच्चे को कहीं दूर ले जाऊंगा। वैसे भी वहां किसी को कौन सा पता लगता है जब मैं किसी को छोड़ता हूं। कभी लोग गांव के बाहर होते हैं, कभी तो कोई नहीं होता। तो चुपचाप मैं इस बच्चे को बाहर निकाल लूंगा। फिर उस आदमी को कह दूंगा, मैंने तो बच्चे को छोड़ा था, मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ। और ये तो चुड़ैल है, ऐसी काली ताकतें किसी को क्या ही बताएंगे। मैं दरवाजे की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन अब मेरा पीछा एक ऐसा आदमी करने लगा जिसका कद 10 फुट था। उसे चलने में परेशानी जरूर होती, लेकिन उसकी टांगें बड़ी बड़ी थी। वजन भी 200 किलो से ज्यादा होगा। लंबा चौड़ा वो आदमी पीछे पीछे भाग रहा। मैं उस बच्चे को लेकर उससे दूर निकला। मुझे लगा मैं उसे उस पुल से निकालता हूं, वो लकड़ी का पुल। मैं तो निकल जाऊंगा, वो आदमी निकल नहीं पाएगा, और वहां जो मगरमच्छ है ना, वो उसे खा जाएंगे। उस पुल के ऊपर से मैं निकल गया, और जैसी उम्मीद थी वो उस पुल को पार नहीं कर पाया। और उस तालाब में फिर मुझे वो मगरमच्छ नजर आए, जो उस पर हमला करने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन नाकाम थे, क्योंकि आगे से वो मगरमच्छ थे, लेकिन पीछे इंसानी धड़ लगा हुआ। वो पूरे पानी से बाहर निकले थे। फिर वो मेरे पीछे भागने लगे। यहां पर तो हर कोई मेरा ही पीछा कर रहा था। मैं अब उस बंगले को देख सकता था। पेड़ों के पीछे छिपता छिपाता मैं उस बंगले को देख पा रहा था, उस दरवाजे को देख पा रहा था। लेकिन उस दरवाजे के आगे खड़े वो लोग, जिनकी संख्या 20 होगी, दरवाजे के आगे वो ऐसे खड़े थे जैसे मुझे उस पार जाने देना ना चाहते हों। खबर पहुंच चुकी है। अब मुझे लगता है दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे किसी दीवार को फांद कर दूसरी तरफ पहुंचना होगा। अब दरवाजे के सिवा कोई ना कोई रास्ता तो होगा। ऐसा क्यों नहीं करता मैं? वो जो दीवार है ना, उसे फांदने की कोशिश करता हूं एक तरफ से। मैं एक तरफ गया, उस बच्चे को लेकर वो बड़े वाली दीवार को फांदना चाहता था, क्योंकि उस तरफ कोई नहीं था। मैंने जैसे ही उसे उस दीवार पर चढ़ाया, खुद भी चढ़ा। टॉर्च मैंने उस तरफ मारी थी। यकीन कीजिए, ऐसा होना संभव नहीं है। इतनी गहरी जगह थी, इतनी गहरी जगह थी दूसरी तरफ कि पूरी तरह से अंधेरा, दूर दूर तक कुछ नहीं था। ऐसा कैसे? इस तरफ खाई कहां से आ गई? और आसमान भी, इधर तो जैसे तारे हैं ही नहीं, ना चांद ना तारे, ऐसी काली जगह। मैंने पत्थर फेंका जो नीचे गिरा ही नहीं, बस नीचे जाता गया अंधेरी जगह में। दीवार से नीचे उतरना मुझे सही लगा, और ये मेरी समझ से बाहर था। वो दरवाजे से ही उस तरफ जा सकते हैं क्या? ये कैसी जगह है भयानक! कहीं मैं कैद तो नहीं हो गया? अब मुझे वहीं से निकलना होगा, लेकिन क्या करूं? एक पेड़ के पास मैंने आग जलाई। धुआं ज्यादा होने लगा। वैसे भी धुआं तो था, लेकिन आग कहीं जली हुई नहीं। वो लोग आग की तरफ बढ़ने लगे, और ये मेरी चालाकी थी। मैं और पेड़ों के पीछे छिपते छिपते दरवाजे के पास पहुंच चुका था। जल्दी से धक्का देकर मैंने उस दरवाजे को खोला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो आदमी बिल्कुल सामने खड़ा होगा, क्योंकि वो इस कमरे में नहीं आता था, इस बार खड़ा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने वो बच्चे को अपने पीछे कर दिया।
नहीं, मैं इस बच्चे को छोड़कर नहीं आऊँगा। तुम जो भी काम करते हो, मैंने कभी सवाल नहीं उठाया, लेकिन यह मासूम है, इसे छोड़ दो। उसने कहा, यहाँ कोई मासूम अच्छा या बुरा नहीं होता। तुम्हें इसे वहीं पर छोड़ना होगा जहाँ तुम्हें बताया गया है। तुम इसे इस बंगले के अंदर या दरवाजे के पार नहीं ला सकते। मैंने कहा, मैं इसे लेकर आऊँगा, मैं इसे घर लेकर जाऊँगा। उसने कहा, तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, कोई सवाल नहीं करना, कोई नियम को नहीं तोड़ना। तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं उससे झगड़ा करने लगा। इतने में वो भीड़ पीछे से आ रही थी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसे पहले ही पता लग गया कि मैं उसे हाथ लगाने वाला हूं। 4 कदम वो पीछे हो गया। फिर मैं उस बच्चे को खींचकर दरवाजे के पार लाना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को मैं खींच कर लेकर आया, हाथ से वो निकल गया। मैं तो दरवाजे के पार था, लेकिन वो पीछे गिर चुका था। उस भीड़ ने उसे उठा लिया। मैं दरवाजे के पार जाना चाहता था। फिर उस आदमी ने कहा, छोड़ दो उस बच्चे को, चले जाओ, अब ये काम मैं खुद ही कर लूंगा। भीड़ उस आदमी की आवाज़ सुनकर ऐसे डरी, वहां से सब निकल गए। मुझे लगा उसे बच्चे पर तरस आ गया होगा। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम उस बच्चे को दरवाजे के इस पार ला सकते हो? ये संभव नहीं है। ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, ये सृष्टि के नियम हैं, जिसे ना तुम तोड़ सकते हो, ना कोई और तोड़ सकता है। तब मेरी आंखों के सामने उसने उस दरवाजे को पार किया। दरवाजे को पार करते ही काले कपड़ों में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर काले रंग के किसी शैतान से कम नहीं था। उसके सर पर मैंने सींग देखे और उस बच्चे को उसने अपनी हथेली से पकड़ लिया। उसकी हथेली इतनी बड़ी थी, उस बच्चे को उसने दबोच लिया। फिर वो कहने लगा, ये मेरा काम है, मैं इस बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा। ये जिंदा नहीं है। मौत के बाद का सफर, ये एक मुसाफिर है। तुम्हें इसका साथ देना था, इसकी मंजिल तक इसे पहुंचाना था। वो घर इसकी नियति है, तुम्हें इसे वहां पर छोड़कर आना था। इसे तुम दरवाजे के उस पार नहीं ला सकते। वो जिंदा लोगों की दुनिया है। एक बार इसे पार करने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। हाँ, जब इसका अगला जन्म होगा तब जरूर वो दोबारा उस दुनिया में आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। तुम इसे छोड़कर नहीं आओगे, तो इसे छोड़कर मुझे आना होगा। ये दरवाजे के पार जो जंगल तुम्हें नजर आ रहा है, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि यह दरवाजा दूसरी दुनिया का दरवाजा है। जंगल के इन हिस्सों को किसी और तरफ से आकर तुम ढूंढ नहीं सकते। तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें अपने साथ इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाना था, और तुमने ये काम करने से मना किया। वहां खड़ा मैं सब कुछ समझ पा रहा था। फिर उसने उस बच्चे को उठाया और कहने लगा, मुझे ये काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन समय समय पर तरीका बदलता रहता है। कभी कभी मुझे मदद भी लेनी पड़ती है, जब कुछ और काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था, तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं समझना चाहता था, मुझे लगा तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन तुम तो एक मौत के दूत हो, जो हमारी आत्मा को उस दुनिया में भेजने का काम करते हो। मैं इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा लाऊंगा। अब मैं जान भी चुका हूं नियम क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैं नियमों को तोड़ूंगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। उसने उस बच्चे को छोड़ा और जैसे ही वो उस दरवाजे के इस तरफ आया, फिर से साधारण इंसानी रूप में आ चुका था। मुस्कुराकर कहने लगा, लगता है अब तुम इस काम को करने के लायक हो चुके हो, सब कुछ जान चुके हो, जैसा कि समय आने पर होता है। अब इस बच्चे को छोड़कर आओ और डरना मत। इसे ना तो भूख लगेगी, ना इसे दर्द होगा, और ना इसके साथ कोई बुरा कर सकेगा। यहां कुछ ऐसा नहीं होता। तुम अपना ख्याल रखना। वो ताकतें तुम पर हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुर्दा हमेशा जिंदा से कमजोर होते हैं।
बस नियम मत तोड़ना। उस बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर आया था। उस घर में रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो आंखें चुंधिया देती हूं। उसे उस घर के अंदर छोड़ा। वापसी के रास्ते पर मुझे बहुत सारी ऐसी ताकतें मिली जो गुर्रा रही थी, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उनके सामने ऐसे खड़ा हो गया मैं जैसे उन्हें डराना चाहता हूं और वो डरे। मुझे जैसा बताया गया था, जिंदा हमेशा मुर्दों से ताकतवर होते हैं, बस हमें अपनी ताकत को महसूस करना होता है। एक आत्मा बिना शरीर के कैसे ताकतवर हो सकती है? शरीर हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है, सिर्फ आत्मा ही ताकतवर नहीं होती। वापस आकर उस आदमी के साथ बैठकर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने पहले ही कह दिया, मैं कुछ नहीं बता सकता। नियम मैं भी नहीं तोड़ सकता, ना नियम तुम्हें तोड़ने चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता नहीं होना चाहिए। तुम बस ये काम करो, फल के बारे में मत सोचो, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती रहेगी। ये एक ऐसी अजीब नौकरी है जो सिर्फ चुनाव करने पर ही मिलती है। तुम्हें चुना गया है ये काम करने के लिए, और मानसिक तौर पर भी तुम अब तैयार हो। पूरी जिंदगी तुम ये काम करोगे, मैं तुम्हारा दिमाग तक पढ़ सकता हूं। और ये बात पूरी तरह से सच थी। 20 सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूं। आज भी हर शनिवार को किसी को एक खास जगह छोड़कर आता हूं, और कमाल की बात है, हर बार गांव अलग ही होता है। 20 सालों से किसी एक ही जगह पर मैं दूसरी बार नहीं गया। किसी ऐसे से दोबारा नहीं मिला जिसे मैंने वहां पर छोड़ा हो, लेकिन वो काली ताकतें जरूर मुझे बार बार नजर आईं, जो अब मुझसे बहुत ज्यादा घबराती हैं, क्योंकि मैं काम करता हूं मौत के दूत के लिए। और जिंदगी भले ही पूर्ण सच्चाई ना हो, लेकिन मौत अटल है, मृत्यु अटल सच्चाई है, और मैं इसी के साथ ये काम करता हूं।